सो वेलकम बैक बच्चों। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये सेल है, एनिमल सेल। बल्कि मैं आपको बताऊं ये ह्यूमन सेल है एक्चुअली, लेकिन चलिए हम इसको एनिमल सेल कंसिडर करते हैं। अब जो चीज़ें आप इसमें पढ़ चुके हैं मैं आपको याद दिला देता हूं। हमने इसमें राइबोसोम्स के बारे में पढ़ लिया हुआ है, याद होगा आपको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लिया हुआ है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि इसके ऊपर ये डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। ये डॉट्स जो हैं ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है जी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने पढ़ लिया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एक को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कोई भी इसके ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, यानी कि राइबोसोम्स मौजूद नहीं है, ठीक है जी। ये न्यूक्लियस है, ये पूरा न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट दिखाया गया है न्यूक्लियोलस, और ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन, ओके। ये न्यूक्लियोलस, ये बाहर वाली कवरिंग जो है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवलप, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके बारे में बता चुका हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, और मैंने आपको बताया था साइटोजोल के बारे में, आपको याद होगा, ठीक है जी। ये चीज़ें तो आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ये टॉपिक जो है ये बेसिकली ये है, ये ग्रीन कलर का ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये ग्रीन कलर का पार्ट, ओके। ये ग्रीन कलर का पार्ट, इसको हम बोलते हैं गोल्गी बॉडीज़ या गोल्गी एपरेटस, ठीक है जी। इसको गोल्गी बॉडीज़ या गोल्गी एपरेटस के नाम से जानते हैं। ये ग्रीन कलर का पोर्शन आप देख रहे होंगे, ओके। तो मैं इस ग्रीन कलर के पोर्शन, यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन दिखाया गया है पिक्चर में, इसको मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। दिस इज़ नोन एज गोल्गी एपरेटस और गोल्गी बॉडीज़। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूँ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं। तो गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज़ या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, वैक्यूल्स एंड सिस्टर्न है। देख रहे हैं आप, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, सिस्टर्न बोलते हैं हम इनको। तो गोल्गी एपरेटस हो गया या गोल्गी बॉडीज़ हो गया या गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, ओके, वैक्यूल्स एंड सिस्टर्न है। एनिमल सेल्स में आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो है एनिमल सेल्स में क्या होता है, दे आर लार्जर and only 1 or 2 in number, ठीक है। इन एनिमल सेल्स दिस पोर्शन ना, ये एनिमल सेल का ही मैं आपको दिखा रहा हूँ ना। ये एनिमल सेल में क्या होता है, ये वाला पार्ट जिसको हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, गोल्गी बॉडीज़ बोलते हैं, गोल्गी एपरेटस बोलते हैं, ये साइज़ में बड़े होते हैं और 1-2 ही होते हैं संख्या में, नंबर जो है 1-2 ही होता है। तो इन एनिमल सेल्स गोल्गी बॉडीज़ आर अ वेरी फ्यू इन नंबर, 1 or 2, okay, and they are larger. While in plants they are smaller in number, they are smaller in size but more in number, okay. तो मैं रिपीट कर देता हूँ, एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, they are larger in size but smaller in number, that is they are only about 1 or 2 in number. While in plants what happen, they are smaller in size but more in number. एनिमल सेल्स में ये साइज़ में बड़े होते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स में ये साइज़ में छोटे होते हैं। एनिमल सेल्स में या 1-2 ही होंगे, लेकिन प्लांट सेल्स में इनका नंबर जो है वो ज़्यादा होता है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं इसके बारे में इंटरेस्टिंग, इन प्लांट सेल्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं, ओके। ये वाला पोर्शन जो है जिसको हम गोल्गी एपरेटस बोल रहे हैं, ये बेसिकली पूरे सेल में फैला होता है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है, और इसको वहाँ पर डिक्टियोसोम्स के नाम से जानते हैं, ओके। प्लांट्स में इसको हम गोल्गी एपरेटस को या गोल्गी कॉम्प्लेक्स को या गोल्गी बॉडीज़ को वी कॉल देम डिक्टियोसोम्स। सो आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन, either you call it Golgi apparatus or Golgi bodies or Golgi complex. They are composed of membrane-bound, fluid-filled vesicles, vacuoles, and cisternae. So, in animal cells, they are larger in size but smaller in number. And what about the number? 1 or 2 in number. Okay. But when we say plants, in plants they are smaller in size but more in number. In animals,
दे आर लार्जर इन साइज बट लेस इन नंबर, और कितना नंबर, एक या दो। लेकिन जब हम प्लांट्स बोलते हैं, वाइल इन प्लांट्स दे आर स्मॉलर इन साइज बट मोर इन नंबर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और एक और बात मैं प्लांट सेल्स में बता दूं, प्लांट सेल्स में ये थ्रू आउट साइटोप्लाज्म जो है फैले हुए होते हैं, ठीक है। और इनको प्लांट्स में दे आर नोन एज डिक्टियोसोम्स। चलते हैं आगे। सो इसके बारे में आपको एक और बात बता दूं, इट इज़ द मटेरियल दैट इज सिंथेसाइज्ड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑलवेज रिमेंबर, इट इज़ दैट मटेरियल विच इज सिंथेसाइज्ड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास इसकी फॉर्मेशन होती है। देख लीजिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाई दे रहा होगा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही इसकी फॉर्मेशन होती है। इट इज़ द मटेरियल विच इज सिंथेसाइज्ड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and is packaged and dispatched to various parts of the cell through Golgi apparatus। याद रखिए वो मटेरियल, अब ये मैं Golgi apparatus की बात कर रहा हूँ, ठीक है। Golgi apparatus करता क्या है ये आप देख लीजिए। द मटेरियल दैट इज सिंथेसाइज्ड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जिस मटेरियल की फॉर्मेशन होती है, जो सबस्टेंस बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, the material that is synthesized near endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various parts of the cell through Golgi apparatus। ठीक है जी, वो Golgi apparatus से उसको थ्रू आउट सेल जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो मैं एक बार आपको इसके फंक्शंस बता देता हूँ। तो सबसे पहला फंक्शन ये है Golgi apparatus का, इट स्टोर्स, मॉडिफाइज, पैक्स, प्रोडक्शन वेसिकल्स। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है, ये मॉडिफाई करता है, ये पैक करता है, किसको, प्रोडक्शन वेसिकल्स, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वेसिकल्स में पैक कर देता है। Golgi apparatus स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है एंड पैक्स प्रोडक्शन वेसिकल्स। एक बात। दूसरी बात, इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ओके, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके अलावा इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स शुगर्स फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन सम केसेस। कुछ केसेस में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर्स की फॉर्मेशन करते हैं सिंपलर शुगर्स से। ओके, इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट टू यू मस्ट रिमेंबर। ओके, ये जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि ये लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे ही ये सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरोक्सिसोम्स, इनकी भी फॉर्मेशन करते हैं। या आप आगे पढ़ेंगे पेरोक्सिसोम्स के बारे में, लाइसोसोम्स के बारे में, उनके बारे में हम बताएंगे। ये भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इनके बारे में बता दूं। ये जो Golgi apparatus आप पढ़ रहे हैं, Golgi बॉडीज जो पढ़ रहे हैं, Golgi कॉम्प्लेक्स जो आप पढ़ रहे हैं, ये सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स की फॉर्मेशन में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। सो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। Golgi apparatus स्टोर करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, पैक करते हैं प्रोडक्ट्स को वेसिकल्स में। दूसरी बात मैंने आपको बताया, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में, सेल वॉल की फॉर्मेशन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में, पेरोक्सिसोम्स की फॉर्मेशन में इसका बड़ा रोल है। इसके अलावा इट हेल्प्स इन, ऑलवेज रिमेंबर, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान सेल के बेस की फॉर्मेशन के लिए, सेल प्लेट की फॉर्मेशन के लिए भी ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स एंड आउटसाइड द सेल थ्रू Golgi apparatus। ऑलवेज रिमेंबर, ओके, द मटेरियल सिंथेसाइज्ड, जो भी मटेरियल जो है, जो यहाँ पर सिंथेसाइज होगा, इस पोर्शन में सिंथेसाइज होगा, ओके, उसका क्या होगा, इट इज पैकेज्ड, ओके, and dispatched by Golgi apparatus, dispatched to various targets and outside the cell। ओके, ये आपने याद रखना है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम्स, ठीक है जी। अब हम लाइसोसोम्स के बारे में बात करते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सेल ऑर्गेनेल है। ओके, जो पिछला आपने सेल ऑर्गेनेल पढ़ा था वो था Golgi apparatus, ठीक है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो लाइसोसोम्स के बारे में आपको बताऊं, ये सिंपल और टाइनी स्फेरिकल सैक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लाइसोसोम आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है लाइसोसोम। ओके, दिस इज लाइसोसोम। ये जो है
ये लाइजोसोम है, ये सैक लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, ये आप देख पा रहे होंगे। ओके, सो दीज आर सिंपल टाइनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। ये भी आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको दिखाई देंगे, मतलब साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से आपको फैले हुए जगह जगह दिखाई दे जाएंगे। एंड ईच लाइजोसोम इज अ स्मॉल वेसिकल सराउंडेड बाय अ सिंपल मेम्ब्रेन। इसके आसपास सिंपल मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन ये इस मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है ना, एंजाइम्स होते हैं। ओके, बड़े मज़ेदार एंजाइम्स होते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग उनका काम होता है। आप अभी देखेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कितना इंटरेस्टिंग काम है इनका। सो दीज आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। आप याद रखिए, ये एक किस्म से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है हमारे सेल का। जो सेल है उसका ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, ठीक है जी। हम किसके बारे में बात करें? वी आर जस्ट स्टार्टिंग अबाउट लाइसोसोम्स। What are lysosomes? Lysosomes are tiny spherical sac-like structures evenly distributed throughout the cytoplasm. Okay, and I must tell you, each lysosome is a small vesicle surrounded by a single membrane and contains enzymes. So these are a kind of waste disposal system of the cell. Now, why am I calling these as a kind of waste disposal system of the cell? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ तो वो अभी आपको पता लग जाएगा। मैंने आपको बताया लाइसोसोम जो है ये एक पाउच है जिसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए हैं। इसके बाहर के मेम्ब्रेन के अंदर अगर आप झांक कर देखोगे तो आपको पता लगेगा अंदर क्या है। अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स, इन एंजाइम्स को बनाने का काम जो है वो किसका है मैं आपको बताऊं। ये इनको बनाने का काम जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इसके अंदर मौजूद एंजाइम्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो दीज एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो भी आप सुनिए। कोई भी डिस्टर्बेंस होती है ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, या कभी सेल जो है वो डैमेज हो जाता है। ओके, अगर कभी सेल डैमेज हो जाता है या क्या होता है, कोई भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस होती है, किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस होती है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, या सेल जो है किसी कारण से डैमेज हो जाता है, तो लाइसोसोम जो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसका बाहर का मेम्ब्रेन फटता है। और इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या था आपको याद होगा, मैंने अभी भी बताया, इस मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर निकलते हैं और अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। मतलब किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, या सेल किसी कारण से डैमेज हो जाए, तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है फटता है, ये सैक जो है ये फटता है, इसके अंदर मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर निकलते हैं और इसको वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, लाइसोसोम्स जो हैं वो आरबीसी में मौजूद नहीं होते हैं। मैंने आपको एक और बात बताया, डाइजेस्टिव एंजाइम जो इसके अंदर मौजूद होता है वो बेसिकली उसकी फॉर्मेशन जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा की जाती है। अच्छा, मैंने आपको बताया ये फटता है और अपने ही सेल को ये डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो हम यही रीज़न है कि इसको हम वी कॉल इट डाइजेस्टिव बैग्स, और वी कॉल देम स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल, और वी कॉल देम द suicidal बैग्स ऑफ अ सेल। कितने नाम हो गए देखिए, डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं इसको, suicidal बैग्स ऑफ द सेल भी कहते हैं, और इसके अलावा स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? एक किस्म का इनका काम होता है सफाई रखने का। सो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल। दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटीरियल दैट एंटर्स द सेल एज वेल एज द worn out cellular organelles. So these are known as scavengers or cellular housekeepers of the cell. They are also known as digestive bags. They are also known as suicidal bags of the cell. ये हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। They remove, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, they remove worn out and poorly working cellular structures by digesting them to make way for their new replacements, ताकि नए replacements बन सकें
और मैंने आपको इसके अलावा एक और बात बताई, ये दैट दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ओके, तो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ इनके बारे में। ड्यूरिंग स्टारवेशन के दौरान क्या होता है, लाइजोसोम्स डाइजेस्ट स्टोर्ड फूड कंटेंट्स। ओके, द लाइजोसोम्स डाइजेस्ट स्टोर्ड फूड कंटेंट्स एंड सप्लाई एनर्जी टू द सेल। ओके, मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग स्टारवेशन के दौरान क्या होता है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। स्टारवेशन के दौरान लाइजोसोम्स क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं स्टोर्ड फूड को। ओके, जो भी स्टोर्ड फूड कंटेंट होता है किसके अंदर, सेल के अंदर, तो ड्यूरिंग स्टारवेशन क्या करते हैं, लाइजोसोम्स जो हैं डाइजेस्ट करते हैं स्टोर्ड फूड को, फूड कंटेंट्स को, और क्या करते हैं, इस तरह से सेल को प्रोवाइड करते हैं क्या, दे प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। तो मैंने अभी अभी आपको किसके बारे में बताया, लाइजोसोम्स के बारे में बताया। वी डिस्कस्ड लाइजोसोम्स। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, वी आर गोइंग टू स्टडी माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है। 1880 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया। 1880 में 1880 में इसको सबसे पहली बार ऐसा माना जाता है कि इसको ऑब्जर्व किया गया। और इसका एक बड़ा फेमस नेम है, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। वी कॉल इट पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं वो अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में और जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए मैं पहले उनके बारे में आपको बता देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया 1880 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया, और ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और 1880 में डिस्कवर हुआ। और इसके बारे में आपको एक और बात बताता हूँ, जो आउटर मेम्ब्रेन है ये पोरस होता है, इसका जो बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है ये पोरस होता है, और इनर मेम्ब्रेन जो होता है ना, जो इनर मेम्ब्रेन होता है इज डीपली फोल्डेड। आप देख पा रहे होंगे ये जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है, बाहर वाला मेम्ब्रेन तो पोरस है, ये रेड रेड वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रेड पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए रेड या ऑरेंज आप जो भी इसको नाम देंगे, मुझे ये रेड दिख रहा है तो मैं रेड बोल रहा हूँ। ये रेड वाला पोर्शन जो है ये पोरस होता है, और ये आउटर मेम्ब्रेन है, और अंदर वाला मेम्ब्रेन ये है, ये जो येलो वाला आपको लाइंस इस तरह की दिखाई दे रही है ना, ये लाइंस जो आपको दिखाई दे रही है ये है अंदर वाली मेम्ब्रेन। तो अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है ये फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टे, CRISTAE। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को वी कॉल देम क्रिस्टे। ओके, और ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा। जहाँ पर भी ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की फॉर्मेशन होती है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई की फॉर्मेशन होती है, वो भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसलिए होता है ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया जो है वो आपको दिखाई, ज़्यादा सरफेस एरिया जो है वो बन सके। इट क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है ना, फॉर ATP जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके कारण ATP जनरेट होता है। ATP आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, वो एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी। तो मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इनर मेम्ब्रेन हैज फोल्ड्स व्हिच आर नोन एज क्रिस्टे। एंड व्हाई दीज फोल्ड्स? बिकॉज दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। ओके, वो इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया को। और एक और बात मैं आपको बताऊं, दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टे एंड दे कंटेन स्मॉल राउंडेड बॉडीज कॉल्ड F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीजोम्स। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इस फिगर में, लेकिन यहाँ पर ना छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं। ओके, इन क्रिस्टी के ऊपर आप छोटी छोटी बॉडीज़ को देख पाएंगे। अगर आप कोई और फिगर देखेंगे तो आपको उसमें हो सकता है दिखाया जाए कि इन क्रिस्टी के ऊपर क्या होता है, छोटी छोटी राउंड बॉडीज़ होती हैं। इन राउंड बॉडीज़ को वी कॉल देम F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीजोम्स। इनको ऑक्सीजोम्स कहते हैं या F1 पार्टिकल्स कहा जाता है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वो ये है
कि बाहर वाली और अंदर वाली मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, इसको इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक और बड़ी मशहूर बात है कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। ओके, माइटोकॉन्ड्रियन इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। व्हाट डज दैट मीन्स? इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। और एक और बात, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन सेल। विच सेल? एनिमल सेल। इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल्स। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, आप ध्यान से सुनिएगा। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1880 and it is a double membranous structure. The outer membrane is porous in nature. The inner membrane is actually folded. Okay, and these folds are known as cristae. ये finger like projections की formation करते हैं, जिनको हम cristae बोलते हैं। और इन cristae के ऊपर क्या होता है, स्मॉल राउंडेड बॉडीज होती हैं जिनको F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। यहाँ पर ये आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजोम्स जो हैं वो होते हैं। वो इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप सुन लीजिए। इनके ऊपर ये यहाँ पर ये आपको येलो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको क्रिस्टी बोलते हैं, इनके ऊपर क्या होता है, राउंड बॉडीज़ होती हैं जिनको हम F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीजोम्स कहते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बाहर वाले मेम्ब्रेन और अंदर वाले मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं इसको। और माइटोकॉन्ड्रिया की एक खास बात ये होती है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ठीक है, दैट मीन्स इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। इसको हम सेमी ऑटोनोमस मानते हैं। और ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है एनिमल सेल का। फंक्शन क्या हो सकते हैं? फंक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं। इसके फंक्शन भी जितना आपने इसके बारे में पढ़ा वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, वैसे ही इसके फंक्शन भी इंटरेस्टिंग है। ये साइट है सेलुलर रेस्पिरेशन का। सेलुलर रेस्पिरेशन का ये साइट है। यहाँ पर क्या होता है, द यूजेस ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है, सेल के अंदर मौजूद जो फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में चेंज किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के कारण क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, अ पोर्शन ऑफ विच इज़ यूज टू फॉर्म ATP। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन इस समय जो ऑक्सीडेशन होती है, ओके, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है, पार्ट जो है, उसको ATP में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि क्राइसिस के वक्त उसका इस्तेमाल किया जा सके। इसको हम बोलते हैं, ATP को हम कहते हैं, ATP होता क्या है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसको एनर्जी करेंसी भी माना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, सो दे आर रिगार्डेड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इनकी खास बात होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ओके, व्हेन वी से दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। मैं आपको इसके बारे में फिर से एक बात बता दूं, दे आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, सो दे आर रिगार्डेड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ओके। अभी माइटोकॉन्ड्रिया ना, इनका अपना DNA होता है, इनका अपना राइबोसोम होता है। ठीक है, यही कारण होता है कि दे आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब भी मैंने जैसा आपको पीछे ATP के बारे में बताया, जब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है सेल को, तो वो जो ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो जिनको एनर्जी करेंसी का नाम दिया और जिसके बारे में मैंने आपको बताया, क्राइसिस के वक्त वही जो है काम आते हैं। जैसे क्राइसिस के वक्त आपने जो धन बचाया होता है वो काम आता है जीवन में, उसी तरह सेल के लिए क्राइसिस के वक्त जो ATP एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं, ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो जो है वो काम आता है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, दे प्रोवाइड इंटरमीडिएट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस केमिकल्स लाइक फैटी एसिड्स, स्टेरॉयड्स, अमीनो एसिड्स। तो फैटी एसिड्स, स्टेरॉयड्स और अमीनो एसिड्स की फॉर्मेशन के लिए जिन इंटरमीडिएट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो प्रोवाइड करने का काम भी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया का ही होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। आपने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा कैसा होता है, आपने देखा कि वो कहाँ पर मौजूद होता है।
मैंने आपको इसके बारे में कुछ और चीज़ें भी जो बताई हैं वो भी आपको पता लग गया होगा। मैंने आपको क्रिस्टी के बारे में बताया, क्रिस्टी के ऊपर मौजूद जो स्मॉल राउंडेड बॉडीज़ होती हैं जिनको F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम्स कहते हैं, मैंने उसके बारे में आपको बताया। और बहुत सारी चीज़ें आपने इसके बारे में जानी। फिर इसका फंक्शन आपने समझा। फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान यहाँ पर एनर्जी जो है रिलीज होती है और बहुत बड़ा पार्ट उस एनर्जी का जो है वो स्टोर किया जाता है क्राइसिस के वक्त काम में आने के लिए। ठीक है जी, और बहुत सारी चीज़ें आपने इसके बारे में समझी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, बहुत देर हो चुकी है। पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपना स्टडीज़ में लगाइए। ये बहुत क्रूशियल टाइम है आपके लिए। गुड नाइट।